नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज हम बीए द्वितीय वर्ष जो सेकंड ईयर है उसके टॉपिक नंबर फर्स्ट को पढ़ने वाले हैं, फर्स्ट पेपर के, जिसमें बताया गया है कि राजनीतिक विचार, यूनानी राजनीतिक विचार। ठीक है। सर्वप्रथम प्लेटो साहब को बताया गया है, तो प्लेटो के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। प्लेटो से पहले हम थोड़ा सा इनके गुरु के बारे में पढ़ने की बात करेंगे कि इनके गुरु जो थे वो थे सुकरात। ये भी एथेंस से थे और ये भी एथेंस से थे, एक देश का नाम। ठीक है। अब जो सुकरात थे वो जो उनके टाइम पीरियड में, जो समकालीन लगभग 300 बीसी के बात है, ईसा पूर्व, उनके टाइम पर देखा जाए तो जो एथेंस है वहां पर जो शासन प्रणाली है वो कहीं ना कहीं निरंकुश है और स्वतंत्रता वहां पे लोगों की बाधित होती है। तो कहीं ना कहीं निरंकुशता है, तो सुकरात जैसे दार्शनिक जो हैं वो इस शासन प्रणाली का विरोध करेंगे। अब जो इनकी पाठशाला है, या फिर कहें कि हम ये क्या करते थे, जो भी इनके विचार थे वो व्यक्त करेंगे, तो इन्होंने किसी बुक को नहीं लिखा, बकायदा इनके विचारों को प्लेटो ने लिखा है अपनी बुक द रिपब्लिक। सुकरात की जो शैली थी, विचार शैली, या कहें कि दर्शन की शैली थी, वो किसी थी दोस्तों? वाद विवाद की शैली थी। वाद विवाद और संवाद की शैली थी। इसको समझिए कि मान लीजिए आपने सुकरात से पूछा कि शासन क्या है, या सुकरात से पूछा कि राज्य क्या है, सुकरात से पूछा कि संसदीय शासन प्रणाली क्या है, संविधान क्या है, तो वो आपसे क्या करेंगे? आपने पूछा तो आपसे वो विवाद के रूप में एक दूसरा प्रश्न पूछेंगे। मान लीजिए आपने पूछा कि राज्य क्या है, तो वो आपसे पूछेंगे कि भूभाग क्या होता है, जनसंख्या कहाँ रहती है। ठीक है। और फिर वो निष्कर्ष निकाल लेंगे और इसी प्रकार से आपसे संवाद भी हो जाएगा। तो वो संवादित रूप में, वाद विवाद और संवाद के रूप में निष्कर्ष निकालते थे। वही उनकी शिक्षण शैली थी। वही, और वो बोलते थे कि मैं इतना जानता हूं कि मैं कुछ नहीं जानता। अर्थात दोस्तों, जानने को बहुत कुछ है आपके जीवन। आप निरंतर जिज्ञासु बने रहिए, प्रयास करते रहिए कि क्या होता है राज्य, क्या होते हैं मतलब भूभाग, क्या होते हैं सरकार की प्रणालियां, क्या होती है संप्रभुता, समानता, ये सब के बारे में आपको जिज्ञासा होना चाहिए। ठीक है। खोजबीन करिए। तो सुकरात ने भी क्या किया? वाद और विवाद के माध्यम से चीजों को मतलब निकाला, निष्कर्ष निकाला। ठीक है। तो सुकरात भाई साहब के शिष्य कौन? प्लेटो भाई साहब। प्लेटो भाई साहब क्या बोलेंगे? वही बोलेंगे जो सुकरात भाई साहब ने बोला है। देखिए, प्लेटो ने अपनी राजनीतिक सोच द रिपब्लिक में और अन्य ग्रंथों में भी, क्रीटो वगैरह इनका एक और भी ग्रंथ रहे हैं, उसमें प्रस्तुत किया। इनका प्रमुख ग्रंथ है द रिपब्लिक, याद रखिएगा और आप लिख के भी आइएगा। इनका महत्वपूर्ण सिद्धांत है न्याय का सिद्धांत, जो कि आपका टॉपिक भी है, थ्योरी ऑफ जस्टिस। अब नाम पे जाइएगा। न्याय क्या है? सिद्धांत क्या होता है? व्यवस्थित रूप में किसी चीज का अध्ययन विश्लेषण करना। तो न्याय का अध्ययन, न्याय का सिद्धांत। प्लेटो बोलते हैं कि अपने कार्य को करना और दूसरों के कार्यों में हस्तक्षेप ना करना ही न्याय है। अब प्लेटो एक चीज के बारे में बताएंगे यहाँ पर, ठीक है, कि प्लेटो जो है ना, वो दार्शनिक राजा की बात करते हैं, और प्लेटो जो है राज्य में तीन वर्ग की बात करते हैं। वो कौन से वर्ग हैं, समझिए। एक है विवेकशील, विवेकशील व्यक्ति की
सॉरी, थोड़ी आवाज पटाखों की आने लगी थी। राज्य के अंतर्गत, है ना, इन्होंने बताया कि 3 वर्ग होते हैं, ठीक है? एक होता है जो विवेकी विवेकशील होते हैं, एक वर्ग होता है साहसी वर्ग, और एक वर्ग होता है संयमी। जो विवेकशील वर्ग होता है वो राजा, या फिर कहें कि शासन करते हैं, और जो साहसी वर्ग होता है वो सुरक्षा करता है। मतलब जो सेना है ना आज वर्तमान में, थल सेना, वायु सेना, ठीक है, जल सेना, ये सब सुरक्षा। संयम मतलब व्यापारी वर्ग, व्यापारी वर्ग को संयम रखना चाहिए, जो बिजनेसमैन है ये सब। तो राज्य के 3 उन्होंने घटक बताए, तो इनके अनुसार ये बोलते हैं प्लेटो कि तीनों को अपना अपना काम करना चाहिए। विवेकशील अर्थात जो राजा है उनको अपना काम करना चाहिए, जो सेना है उनको अपना काम करना चाहिए, और व्यापारी को अपना। मतलब किसी भी वर्ग को किसी भी वर्ग में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तो अपने कार्य करो, हस्तक्षेप ना करो, तो न्याय का सिद्धांत हो जाएगा। अगर मान लीजिए मैं आपके काम में हस्तक्षेप करूं, तो आप बोलोगे कि ये तो हमारे साथ अन्याय हो रहा है। समझ रहे हैं ना? तो राज्य प्रत्येक वर्ग को उसकी प्राकृतिक भूमिका निभाने की अनुमति देता है। प्राकृतिक भूमिका क्या है दोस्तों? यही है, जो विवेक है, जो राजा है वो विवेकशील होना चाहिए, जो सुरक्षा, जो सेना है उसको साहसी होना चाहिए, ये प्राकृतिक भूमिका है। अब मान लीजिए हर कोई सेना में शामिल होता है क्या? जिसकी फिजिकल हेल्थ अच्छी, जिसकी मेंटल हेल्थ अच्छी, वही तो साहसी बनेगा, वही तो सेना में जाएगा। वो जो विवेकशील प्राणी होगा, आज प्रधानमंत्री मोदी जी को देख लीजिए, शासन कर रहे हैं, तो वो क्या है, उनके अंदर प्राकृतिक रूप से क्या थी? एक क्षमता थी जिसको उन्होंने उभारा, है ना? और व्यापारी जो व्यापार करते हैं, आपने सुना होगा मारवाड़ियों को, मेवाड़ियों को, ठीक है, गुजराती। आगे देखिए, समाज में 3 वर्ग होते हैं, यही जो मैंने आपको बता दिया वही वर्ग है। शासक वर्ग, किंग मेकर्स होते हैं, जो कि विवेकशील होना चाहिए। संरक्षक वर्ग वही सैनिक वर्ग, और उत्पादक वर्ग मतलब किसानों, कारीगर, व्यापारी। तो ये तीनों वर्गों को अपना अपना काम करना चाहिए, तभी न्याय स्थापित होगा। पहले ही बता दिया आपको। दूसरा आ जाता है शिक्षा का सिद्धांत। अब ये क्या बोलेंगे? शिक्षा क्या है? तो राज्य का एक प्रमुख कार्य है, जो कि राज्य को देना चाहिए। किन को देना चाहिए? सभी वर्गों को देना चाहिए, है ना? शिक्षा राज्य का प्रमुख कार्य है, जैसे कि आज राइट टू एजुकेशन, ठीक है, शिक्षा के लिए सभी, जैसे शासकीय स्कूल है ना, हमारे सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है जिसमें आप पढ़ रहे हैं, तो वो राज्य का कर्तव्य है, राज्य का कार्य है। इसका उद्देश्य क्या है? कि नागरिकों में नैतिकता है। नैतिकता का मतलब है कि अच्छे कार्य करें, है ना? समाज के लिए लोग समर्पित रहें, अच्छे कार्य करें, एक दूसरे का साथ दें, मदद करें। बुद्धिमत्ता अर्थात वो अपने बुद्धि का विकास कर सकें, नई नई चीजें जान सकें, अपने जो लाभ की चीजें उनको सीख सकें। जैसे मान लीजिए कि पहले हम नहीं जानते थे, मलेरिया हो गया तो क्या करें, लेकिन ये इंटेलेक्चुअलिटी है दोस्तों, ये बुद्धिमत्ता है कि आज एक डॉक्टर हमको बहुत जल्दी सही कर देता है गोली दवाई की। नेतृत्व क्षमता, डिसीजन लेना चाहिए ताकि हम, हमारा देश अन्य देशों के मुकाबले विकास कर सके। शिक्षा का केंद्र क्या है? दार्शनिक और नैतिक शिक्षण। दार्शनिक का मतलब वही है कि हम वाद विवाद संवाद करें, हम ऐसे विचारों का अध्ययन करें, राजनीतिक विचारों का। नैतिकता के स्तर पर हम किस प्रकार के मूल्यों को बात करते हैं? स्वतंत्रता की, समानता की, न्याय की। तीसरा पॉइंट आ जाता है दोस्तों, साम्यवाद का सिद्धांत, है ना? साम्यवाद का मतलब क्या दोस्तों? यहाँ बोलते हैं, कहीं ना कहीं अब समझिएगा आप, कि प्लेटो है लोकतंत्र की बात नहीं कर रहे हैं, साम्यवाद की बात कर रहे हैं, कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं, जो कि रूस में लागू था। क्यों दोस्तों? क्योंकि इनके अनुसार जो शासक वर्ग है ना, उनके लिए संपत्ति और परिवार का सामूहिक स्वामित्व, शासक वर्ग के लिए संपत्ति और परिवार का सामूहिक स्वामित्व।
इनका तात्पर्य ये है कि जो शासक वर्ग है उसको संपत्ति नहीं रखना चाहिए, उसको अपना निजी स्वार्थ नहीं रखना चाहिए, लालच नहीं होना चाहिए। शासक वर्ग कैसा हो, जैसे कि आज आपको देख रहे हैं मोदी जी, किस तरीके से होना चाहिए। तो आदर्श राज्य में समानता और नैतिकता प्रमुख हो जाती है। इनका तात्पर्य क्या था कि जो शासक वर्ग है ना वो विवेकशील होना चाहिए और अपनी खुद की संपत्ति को त्याग देना चाहिए, तभी वह दूसरों के लोगों की सुरक्षा कर सकता है। तो साम्यवाद में क्या होता है? साम्यवाद भी वही है कि सभी लोगों से उनकी क्षमता के अनुसार कार्य करवाए जाना। जैसे मान लीजिए कि आप एक दिन में 100 बोरी सीमेंट को एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, तो ये आपकी क्षमता के अनुसार कार्य कर लिया। लेकिन आपको आपकी आवश्यकता के अनुसार दिया जाना कि आप भैया 6 रोटी खाएंगे, दाल चावल ये देना है आपको, तो आपकी आवश्यकता के अनुसार आपको अन्न दे दिया और आपकी क्षमता के अनुसार आपसे काम करवा लिया। यहाँ पे शासक वर्ग जो है ना उसको अपनी संपत्ति को राज्य को सौंप देना चाहिए। ये साम्यवाद का सिद्धांत यहाँ पे प्लेटो जी ने बताया। एक आ जाते दार्शनिक राजा, इसके बारे में हम पढ़ रहे थे, शासक वर्ग। तो दार्शनिक राजा की बात कैसे है कि राज्य का नेतृत्व दर्शन और ज्ञान रखने वाले शासक करें। ऐसे शासक होना चाहिए जो दर्शन का ज्ञान रखते हो, जो विचार के बारे में जानते हो। हर किसी को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बना देना चाहिए, शासक वर्ग के अंतर ज्ञान होना चाहिए। सोचिएगा आज भी वर्तमान में हमारे यहाँ कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं है कि प्रधानमंत्री बनने के लिए किसी प्रकार का ज्ञान हो, लेकिन उस टाइम पे प्लेटो जी ने बताया। राजा का कार्य क्या है? न्याय स्थापित करना, सदाचार सुनिश्चित करना। बिल्कुल आज भी है, राजा हितम प्रजा हितम, प्रजा हितम राज्य हितम। जनता को न्याय के माध्यम से सदाचार पूर्ण बनाना चाहिए, है ना, सदाचार होना चाहिए, आचरण उच्च होने चाहिए। फिर करते ही हैं आदर्श राज्य की बात। आइडियल स्टेट बन जाएगा। आइडियल स्टेट कब बनेगा? जब सभी वर्ग, तीनों वर्ग अपने अपने कार्य को सुनिश्चित ईमानदारी से करेंगे। देखिएगा, प्रत्येक वर्ग अपने कर्तव्य में सक्षम और न्यायपूर्ण हो तो आदर्श राज्य स्थापित होगा। सैनिक वर्ग सुरक्षा सुनिश्चित करे, उत्पादक वर्ग आवश्यक वस्तुएं उत्पादन करे, है ना, जैसे किसान, बिजनेसमैन, और शासक वर्ग नैतिकता और न्याय का पालन करे, तो आदर्श राज्य बन जाएगा। तो प्लेटो भाई साहब को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। अब हम अरस्तु के बारे में जानते हैं। तो प्लेटो के बारे में, जैसे इनकी एक प्रणाली चलती है, सुकरात, इनके शिष्य प्लेटो और उनके शिष्य एरिस्टोटल, है ना दोस्त। तो प्लेटो जी के बारे में पढ़ लिया है, अब अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं। और अरस्तु के जो शिष्य रहे वो सिकंदर महान। ये एक पूरी शिष्य और गुरु की श्रृंखला है। अरस्तु के बारे में पढ़ते हैं, ये एक कदम आगे बढ़ जाते हैं प्लेटो से। कैसे? कि प्लेटो की विचारधारा का आलोचनात्मक अध्ययन करते हैं, क्या क्या कमियां रही हैं उसको सुधारेंगे और व्यवहारिक दृष्टिकोण अपनाएंगे। और अरस्तु ने ही कहा है राजनीतिक विज्ञान, पॉलिटिकल साइंस को मास्टर साइंस। क्यों कहा है ये आपको भी पता चले कि राज्य क्या है। राज्य समान हितों और उद्देश्यों वाला संगठन है। राज्य क्या करता है? एक व्यक्ति, दो, तीन, इन ऐसे लोगों ने अपना एक समूह बनाया और विभिन्न समूहों ने मिलकर संगठन बना दिया और इन्होंने एक राज्य की स्थापना करी कि इन सब का संरक्षण राज्य करेगा। अर्थात लोगों ने अपने संरक्षण के लिए राज्य को सत्ता सौंप दी कि आप हम पर शासन कीजिए। तो राज्य क्या करेगा? समान हित और उद्देश्य वाला संगठन होगा।
राज्य का उद्देश्य क्या हुआ? सद्गुण और नैतिकता का पालन करवाना। सद्गुण का मतलब समझ रहे हैं? अच्छे गुण, न्याय, नैतिकता, है ना? अच्छे गुणों की बात कर रहे हैं। दयालु, करुणा भाव, ये लोगों का कल्याण करेंगे दोस्तों। जो आवश्यकता होगी लोगों को, गरीबी समाप्त करेंगे। तो ये वहीं से आ गया है राज्य की बात। दास्ता, दास्ता इनके अनुसार अच्छी बताई जाती है कि दास का मतलब समझते हैं ना आप, कि वह व्यक्ति जो शारीरिक रूप से तो अपना हो, लेकिन मानसिक रूप से किसी अन्य के द्वारा नियंत्रित किया जाता हो। जैसे कि मान लीजिए आपने किसी नौकर को देखा होगा, या फिर कहीं की गांव में किसी के यहाँ कोई मजदूरी का काम करता है, तो वो एक प्रकार से दास हो जाता है। कुछ लोग प्राकृतिक रूप से अधीनता के लिए उपयुक्त है का मतलब समझिएगा कि कुछ लोग प्राकृतिक रूप से ही मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं। अरस्तु बोल रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा हूँ, कि प्राकृतिक रूप से ही शारीरिक रूप से तो बलशाली है, वो कितना भी वजन उठा लेंगे, लेकिन दिमाग से वो कहीं ना कहीं कमजोर हो सकते हैं। ठीक है, तो जब मानसिक रूप से कमजोर है तो उनके ऊपर शासन कौन करे? जो कि मानसिक रूप से बहुत अच्छा विवेकशील प्राणी हो, जो अच्छे निर्णय ले सकता हो दोस्तों। ठीक है, अधीनता का तात्पर्य कि शारीरिक श्रम और बुद्धि क्षमता के आधार पर विभाजन होना। देखो मैंने वही कहा है कि शारीरिक श्रम जिसके पास होगा लेकिन बुद्धिमत्ता नहीं होगी, तो वो अधीनता स्वीकार करेगा। उसके पास दिमाग ही नहीं है ना, लेकिन जिसके पास दिमाग है, चाहे उसका कद काठी बिल्कुल छोटा हो, लेकिन वो आगे निकल जाए। शासन का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट। इन्होंने कहा ट्रू मतलब शुभ शासन होना चाहिए, अच्छा शासन होना चाहिए। राजशाही की मोनार्की की बात करी कि एक राजा हो, वह अपने नीचे वाले जो मंत्री परिषद है उनके साथ काम करे, और यह पूरे राज्य पर शासन करे। मतलब लोकतंत्र की बात इन्होंने नहीं करी है, ये राजशाही की बात करी, मोनार्की राजतंत्र। अभिजात वर्ग शासन, अभिजात वर्ग एरिस्टोक्रेसी का मतलब समझ रहे हैं? अभिजात वर्ग मतलब कुछ वर्ग जो क्या हो, शिक्षित हो, ठीक है, जो टैक्स देते हो राज्य को, ठीक है, जो दार्शनिक, ये वर्ग क्या होगा, शासन करेगा। गणराज्य सामूहिक शासन, पॉलिटी की बात करते हैं। गणराज्य का मतलब समझ रहे हैं कि लोगों ने अपनी अपनी सत्ता को तो सौंप दिया, लेकिन उनका चयन भी कैसे होगा, पूरी तरीके से जांच पड़ताल करके होगा। शिक्षित वर्ग उनको चयन करेंगे कि कौन हम पर शासन करे, इसीलिए इनका पॉलिटी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पद उत्पीड़नकारी शासन मतलब करप्ट गवर्नमेंट। यदि मान लीजिए, ये इन्होंने बताया है, इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे, ये कि तानाशाही जो है ना, वो कैसी है, करप्ट है, मतलब वहां उत्पीड़न करती है। एक वर्ग हो जाएगा वो तानाशाही करेगा। कैसे? कि इनके पास ही सत्ता का केंद्रीकरण हो जाएगा। ठीक है, ओलिगार्की भी वही है कि कुछ वर्ग, यहाँ एक वर्ग यहाँ अकेला करेगा, यहाँ कुछ वर्ग मिलकर क्या करेंगे, सत्ता का केंद्रीकरण करेंगे और शोषण करेंगे। और यहाँ तक कि अरस्तु ने तो लोकतंत्र को भी भ्रष्ट कहा है, कि लोकतंत्र में भी आपको देखा, आपने देखा आपके विधायक आपके सांसद आपको कब मिलने आते हैं, जब चुनाव होते हैं। इसका मतलब लोकतंत्र को भी अरस्तु अच्छा नहीं मानता है, कि लोकतंत्र एक भीड़ तंत्र का ही दूसरा रूप है। नागरिकता की बात, नागरिक कौन है अरस्तु की नजर में? राज्य के कार्यों और निर्णयों में भाग लेने वाला व्यक्ति ही नागरिक है। आप क्या करते हैं, आप एक नागरिक हैं भारत के, क्यों? क्योंकि आप भारत के राज्य के कार्य में और उनके निर्णयों में भाग लेते हैं। आप मतदान करते हैं दोस्तों, आप योजनाओं का लाभ उठाते हैं, है ना? तो अब नागरिक है, और उद्देश्य क्या है कि राज्य की स्थिरता बनी रहे। मतलब आज भारत की स्थिरता आपसे ही, जनता का कल्याण हो, सरकार को पता तो चले कि हमारे नागरिक कितने हैं, जागरूक है, अजागरूक है, शिक्षित है, अशिक्षित है, गरीब है, अमीर है। फिर अरस्तु बात करते हैं, क्रांति लाते हैं। क्रांति क्यों लाते हैं? क्रांति कब होगी? तब होती है जब असमानता आएगी, अन्याय बढ़ेगा।
अगर मान लीजिए आपके साथ कोई आपके गांव में, आपके शहर में, आपके पड़ोसी आपके साथ दिनों दिन अन्याय करते जा रहे हैं, या फिर आपको लगता है कि हमारे साथ असमानताएं हो रही, कि एक वर्ग बहुत अमीर होता जा रहा है, साहूकार वर्ग आपके गांव में हो, और एक वर्ग निरंतर गरीब होता जा रहा है, तो क्रांति, सरकार की स्थिरता के लिए संतुलन और न्याय आवश्यक है। असमानता को समाप्त करना होगा। आज मान लीजिए मध्य प्रदेश या फिर भारत की सरकार न्यायपूर्ण शासन स्थापित नहीं करती और कल से फरमान जारी कर देती कि भैया किसी को भी किसी की संपत्ति को लूटने का अधिकार है, तो क्या होगा? असमानताएं आ जाएगी। जो बलशाली होगा वो अन्यों की संपत्ति पर नियंत्रण रख सकता है। तो इसी रूप में सरकार की स्थिरता के लिए संतुलन और न्याय आवश्यक है। दासता, संपत्ति और शक्ति में असमानता क्रांति के कारण बन सकते हैं। मान लीजिए दास बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं और दासों को लगता है कि यार हमारा शोषण बहुत हो रहा है ना, और संपत्ति और शक्ति, इनमें असमानताएं क्रांति का कारण बन सकती। ठीक है, हमारा शायद मुझे लगता है कि पहला वाला टॉपिक पूरा हो जाता है, फिर हम आगे से आधुनिक राजनीतिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। राधे राधे।